हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग 2 चैप्टर अपने बिजनेस स्टडीज़ के कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12 के। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और हाँ, इन्हीं दोनों चैप्टर्स के हम लोगों ने MCQs और केस स्टडीज़ भी कवर कर लिए हैं। ना देखी हो तो जल्दी से जाके देख के आइए और अपने ये दोनों चैप्टर फाइनल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आइए अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी केस स्टडीज आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करें, बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लेते हैं। मीनिंग क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की? बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एनवायरनमेंट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? क्या होता है एनवायरनमेंट? हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, आसपास जितने भी लोग हैं हमारे, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी हमारे कांटेक्ट में है, या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में है, वो सारे हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हो गए। और सारे ही लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बिज़नेस के एनवायरनमेंट की बात करूं तो बिज़नेस में भी क्या होते हैं, बिज़नेस की जितनी भी सराउंडिंग होती है, जैसे कि हमारे बिज़नेस में कौन हो गए? कस्टमर हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? बिज़नेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। लेकिन ये बिज़नेस के क्या होती है? आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज होती है। ये बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन बिज़नेस की परफॉर्मेंस को क्या करती है? इफेक्ट करती है। तो देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या कह रहा है हमारा। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। यानी कि क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? सम टोटल है सारे ही इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशन का और अदर फोर्सेस का। इंडिविजुअल्स यानी कि कस्टमर्स हो गए या सप्लायर्स हो गए, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो गए, या अदर फोर्सेस यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह। ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है इन सब का सम टोटल दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेज। ये सब क्या है? बिजनेस एंटरप्राइजेज के कंट्रोल के बाहर है, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। लेकिन ये बिजनेस एंटरप्राइजेज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल है इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का और बहुत सारी ऐसी फोर्सेस का जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमने बिजनेस एनवायरनमेंट तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको पता ही है फीचर्स हमारे मीनिंग में से ही निकल के आते हैं। तो मीनिंग में हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल है सारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और अदर फोर्सेस का जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। तो पहला फीचर हमारा क्या कहला रहा है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। वही सारे फोर्सेज हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। यानी कि ये क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। यानी कि सारे फोर्सेस जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन बिजनेस के कंट्रोल से क्या है? बाहर है, आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो ये हो गया हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जो फोर्सेस हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस। जब मैं बात करूंगी स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक इंडिविजुअल फर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या करता है? एक इंडिविजुअल फर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इमीडिएटली इफेक्ट करता है डे टू डे वर्किंग में। जैसे कि उसके इन्वेस्टर्स, उसके कस्टमर्स इसे क्या करते हैं? डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, सप्लायर्स डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं। वो हमारे सारे स्पेसिफिक में आते हैं। और जनरल फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस होते हैं जो इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं? हमारे जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो सारे ही बिजनेस फर्म पे इफेक्ट डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, सारे ही बिजनेस फर्म पे इम्पैक्ट डालते हैं। और क्या करते हैं? इंडिविजुअल फर्म को वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन आया था या GST आया था, उसने सारे बिजनेस फर्म पे इफेक्ट डाला था। ठीक है, और इंडिविजुअल फर्म को क्या किया था? इनडायरेक्टली इफेक्ट किया था। ऐसे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए या सोशल फैक्टर हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए या गवर्नमेंट के कोई भी फैक्टर हो गए, वो क्या है? हमारे जनरल फोर्सेस में आते हैं। तो स्पेसिफिक जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को,
इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सारे हमारे स्पेसिफिक का पार्ट है। स्पेसिफिक फोर्सेस है जनरल फोर्सेस जो सारी ही बिजनेस फर्म को इफेक्ट करते हैं और एक बिजनेस इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज आना वो भी क्या करता है, सारी ही फर्म को इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल फर्म को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो वो जनरल फोर्सेस में आ गया। नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। अब बात कर लेते हैं इंटर रिलेटेडनेस के बारे में। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है, चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट द अदर फैक्टर। एक फैक्टर में चेंज आना दूसरे फैक्टर को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। आपस में जितने भी फैक्टर हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक फैक्टर में चेंज आना दूसरे फैक्टर को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे कि आजकल क्या है, लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने हेल्थ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं। अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, तो वो क्या रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं। फिट रहने के लिए वो कहाँ जाते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फैट फ्री कुकिंग ऑयल लेते हैं, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या हुआ, लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। तो हमने क्या देखा, लोग हेल्थ अवेयर हो गए, जिसकी वजह से जिम के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा, जिम के बिजनेस के साथ साथ हेल्थी प्रोडक्ट के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। उसके साथ साथ क्या हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो क्या देखा, एक फैक्टर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, हमारे बहुत सारे फैक्टर में भी चेंज आ जाता है, दूसरे फैक्टर्स में भी चेंज आ जाता है। तो ये था हमारा इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायनेमिक नेचर की। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी टेक्नोलॉजी में चेंज आना, कभी फैशन में चेंज आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, फैशन में चेंज आना। टेक्नोलॉजी में देखो कैसे चेंज आ गया। आज तक हम कैसे पढ़ाई करते थे, ऑफलाइन पढ़ाई किया करते थे, और आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेजर चेंज है टेक्नोलॉजी में। और नेक्स्ट क्या है, अब तक क्या होती थी, जो टिकट्स की बुकिंग होती थी वो लंबी सी लाइन में खड़े होकर के होती थी, और आज की डेट में क्या है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। डिमोनेटाइजेशन आ गया। डिमोनेटाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ, हमारी कैशलेस सोसाइटी बन गई, यानी कि अब क्या होती है, पेमेंट भी क्या हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है, पेटीएम वगैरह के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है, सारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा क्या है, डायनेमिक नेचर का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ सालों पहले टैक्सेशन भी पूरा चेंज कर लिया था, जीएसटी आ गया था, यानी कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है कभी भी कैसे भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग। बहुत मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जानना। ये जानना क्या है, बहुत मुश्किल है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। हमें नहीं पता था कि हमें 2020 में कोरोना फेस करना पड़ेगा। अब सारे बिजनेस कैसे सर्कमस्टांसिस में हो रहे हैं, कोरोना में हो रहे हैं, घर बैठे हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। हमने आज तक नहीं सुना था कि कोई घर बैठे भी काम कर सकता है, तो आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हमने नहीं सुना था कि कभी लॉकडाउन भी हो सकता है, तो लॉकडाउन भी लग रहा है। तो ये क्या है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें कुछ साल पहले नहीं पता था कि डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ भी कभी आ सकती है। 500 और 1000 के नोट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, उसकी जगह दूसरे नोट आ जाएंगे। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। हमें नहीं पता था कि टैक्सेशन भी चेंज हो सकता है, जीएसटी आ जाएगा पूरे टैक्सेशन में। तो क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उसे प्रिडिक्ट करना। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। वेरी डिफिकल्ट टू नो। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टू नो। जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता क्योंकि कल क्या होने वाला है, कभी भी कोई भी चेंज आ जाते हैं। तो क्या है हमारा, हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर किस पे इफेक्ट डालता है। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन सा फैक्टर कब किस पे इफेक्ट डाल दे। तो क्या है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वेरी डिफिकल्ट टू नो। उसे जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिविटी। बात कर लेते हैं रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी क्या होता है, डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री रिलेटिव करता है, यानी कि डिफर करता है। कंट्री टू कंट्री वो डिफरेंट है, कंट्री टू कंट्री वो डिफर है, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट क्या है, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर है। जैसे कि साड़ी की डिमांड इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बाहर की बात करी जाए तो यूएसए में हमारी साड़ी की डिमांड नहीं है, वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस की डिमांड ज़्यादा होती है। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अलग है। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट में डिफर करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। ये था रिलेटिविटी। ये आपके हो गए हैं फीचर्स। आइए अब इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्या इम्पॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बन जाती है, तो इसे भी बहुत अच्छे से कर लेना। तो आइए पहले इम्पॉर्टेंस देखते हैं क्या कह रहा है हमारा।
इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट फर्म को हेल्प करता है कि वो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर ले और सबसे पहले उसका क्या ले ले, एडवांटेज ले ले। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसका सबसे पहले फ़ायदा उठा ले। ये बिजनेस एनवायरनमेंट इस चीज़ में हेल्प करता है फर्म को। अगर कोई बिजनेस अपने एनवायरनमेंट से अवेयर है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में एग्जामिन करता रहता है, एनवायरनमेंट को देखता रहता है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है ये उसे पता है, तो वो क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है और सबसे पहले उसका क्या ले सकता है, फ़ायदा ले सकता है। जैसे कि मारुति वालों ने क्या किया, देखा कि हमारे इंडिया में क्या है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा हैं। मिडिल क्लास फैमिली के साथ साथ क्या है, हमारी इंडिया में छोटी फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा नहीं है एक फैमिली में। तो बड़ी गाड़ियाँ किसी काम की नहीं है, बड़ी गाड़ियों की इतनी डिमांड नहीं होगी जितनी छोटी गाड़ी की डिमांड हो सकती है। तो मारुति वालों ने क्या किया, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि इंडिया में छोटी गाड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू बड़ी गाड़ियाँ। तो उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट कर दिया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बने और छोटी गाड़ी इंट्रोड्यूस कर दी। तो क्या करा उन्होंने, पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा, एनवायरनमेंट को देखते हुए उन्होंने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा और उसका सबसे पहले क्या ले लिया, फ़ायदा ले लिया, गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस। देखिए जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एग्जामिन करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई हो जाएंगी। कुछ बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जैसे कि मारुति वालों ने करा, और कुछ बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते। अगर कर दिया, अब अगर अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर दिया तो ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस पे, हमारे फर्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और ये क्या, एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस है। एक्सटर्नल यानी कि ये बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल है, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या है, ये एक्सटर्नल ट्रेंड एंड चेंजेस है जो कि फर्म को हेल्प करता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। अगर उसे अपॉर्चुनिटी पता चल गई तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड है और चेंजेस है जो कि फर्म को हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। तो ये था अपॉर्चुनिटी की बात। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है कि वो थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर ले, बिजनेस में क्या थ्रेट आने वाला है, और सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिग्नल देते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर बिजनेस कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं, अब कंटिन्यूसली अपने एनवायरनमेंट से अवेयर हैं, तो क्या है, वो थ्रेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सबसे पहले उन्हें अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल सकता है। सबसे पहले सिग्नल भी मिल सकता है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को लॉस में जाने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पे जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका केस पहले ही बाहर की कंट्रीज़ में आ गया था और फरवरी कुछ में हमारे इंडिया की कंट्री में आ गया। जिन बिज़नेस वालों ने अपने एनवायरनमेंट को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ये देख लिया, ये डर देख लिया, ये थ्रेट, ये डेंजर, ये हार्म देख लिया कि हमारे बिजनेस को इससे इम्पैक्ट हो सकता है, तो उनको क्या मिल गया, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया कि उन्होंने पहले ही उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर ली कि अगर कोरोना वायरस यहाँ भी आ जाता है तो हमें कैसे किस तरीके से काम करना है। और ये भी सारे ही बिजनेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एग्जामिन करना पड़ता है, अपने एनवायरनमेंट को लेकर के क्या होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रेट को भी। तो जिसने भी कोरोना वायरस आने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया, अपने एनवायरनमेंट से वो अवेयर हो गया, बिजनेस के एनवायरनमेंट से अवेयर हो गया, तो उसने अपने बिजनेस को बचा लिया। जो नहीं हो पाया उनके बिजनेस क्या लॉस में हो गए। तो अगर थ्रेट, बिजनेस एनवायरनमेंट इन शॉर्ट हमें क्या करता है, थ्रेट आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देता है, जिससे कि हमारे लॉस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं बिजनेस में, हम अपने लॉस को बचा सकते हैं। यानी कि जो थ्रेट है वो क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस है, एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। ये क्या है, नेगेटिव है, हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक नेगेटिव है। एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस है, यानी कि हमारे बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल है, बिजनेस इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। थ्रेट भी हमें पता लग भी सकते हैं और नहीं भी पता लग सकते। अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयर हैं तो हमें पता लग जाएगा, नहीं तो नहीं भी लग पाएगा, जो कि हमारे फर्म की परफॉर्मेंस को हिंडर करते हैं, यानी कि हमें कभी कभी लॉस की तरफ ले जाते हैं। अगर हमें थ्रेट के बारे में नहीं पता चला तो हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है, डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
अब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें दोनों ही चीज़ें देता है, अपॉर्चुनिटी भी और थ्रेट भी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है, थ्रेट आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्या है, अब हमें अपॉर्चुनिटी भी पता है कि क्या हो सकती है और थ्रेट भी पता है क्या हो सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग, उसी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग और अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, उसके आने से कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, तो कितने लोगों के लिए क्या है, थ्रेट है। जिसने आइडेंटिफाई कर ली कोरोना वायरस आने पे, जिसने आइडेंटिफाई कर लिया अपॉर्चुनिटी, तो वो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले गए। और थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने अपने बिजनेस को बचा लिया। जो नहीं कर पाए वो अपने बिजनेस, उनके बिजनेस क्या हो गए, थोड़े लॉस में चले गए। तो क्या है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अगर हमें अपॉर्चुनिटी और दोनों ही, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट दोनों के बारे में ही पता चल गया, तो हम उसी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पहले से ही पता है ये अपॉर्चुनिटी हो गई है, ये थ्रेट आएगा, तो हम उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज को भी टैप करने में। देखिए, एक बिजनेस है, एक बिजनेस को कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो उसे बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो चीज़ें वो कहाँ से लेता है, वो इनपुट वो कहाँ से कलेक्ट करता है, कहाँ से गैदर करता है, हमारे एनवायरनमेंट से ही गैदर करता है। इनपुट जैसे कि फाइनेंस, मशीन, वाटर, पावर, लेबर, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें लेनी होती है। ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेता है, एनवायरनमेंट से ही लेता है। वो जब एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर होगा, एग्जामिन करेगा एनवायरनमेंट को, तभी वो सारी चीज़ें ले पाएगा। जैसे कि लेबर हाउस होल्ड सेक्टर से ही लेता है, वो फाइनेंस गवर्नमेंट से लेगा या इन्वेस्टर से लेगा, और रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगा। तो इन शॉर्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उसे बहुत सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना पड़ता है। वो रिसोर्सेज वो कहाँ से लेगा, एनवायरनमेंट से लेगा। और एनवायरनमेंट को इन रिटर्न वो क्या देता है, आउटपुट सप्लाई करता है। आउटपुट सप्लाई करता है जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कस्टमर को देता है, टैक्स देता है गवर्नमेंट को। तो ये तो हमारा हेल्प करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में भी। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि वो क्या करता है, बिजनेस असेंबल करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट से, और सप्लाई करता है आउटपुट की एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस को हेल्प करता है कि वो एडजस्ट करें चेंजेस के साथ। रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कैसे कॉप अप करके चलें, कैसे एडजस्ट करें चेंजेस के साथ। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक। हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है। किसी भी तरीके का चेंज आ जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से भी कितने चेंजेस आए हैं बिजनेस में। ऑफलाइन से बिजनेस हमारा ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, और साथ में आप टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो भी हमारे बिजनेस इफेक्ट होते हैं, बिजनेस में चेंज आता ही आता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है, जो एनवायरनमेंट को लेकर के अवेयर है, जिसे एनवायरनमेंट के बारे में पता है, जो एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली एग्जामिन कर रहा है, वो क्या कर सकता है, इस डायनेमिक चेंजेस को भी अडॉप्ट करने के लिए कैपेबल हो सकता है। अदरवाइज, अगर वो बोलते हैं ना कि समय के साथ चेंज नहीं होगे तो पीछे रह जाओगे, ऐसे ही हमारे इसमें है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को एग्जामिन नहीं करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, डायनेमिक नेचर का है, जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, अगर आप अपने बिजनेस को भी उतनी तेज़ी से चेंज नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही पॉइंट है हमारा कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है रैपिड चेंजेस के साथ कॉप अप करने के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत जल्दी चेंज होता चला जा रहा है, एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी चेंज आता जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, हम लोग स्कूल्स में पढ़ते थे, लेकिन आज के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एनवायरनमेंट में चेंज ही तो है। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आता जा रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस को भी अपने बिजनेस में क्या करना पड़ रहा है, चेंज लाना पड़ेगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसने एनवायरनमेंट को एग्जामिन कर लिया, मॉनिटर कर लिया, वही क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, अब हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, हमने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, ये हमारे बिजनेस को इम्प्रूव करेगी। अगर मुझे थ्रेट भी पता चल गया, मैं उसके लिए पहले से ही रेडी हो जाऊंगी कि कोई खतरा आने वाला है, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा मुझे, मैं पहले से ही उसके लिए तैयार हो जाऊंगी, अपने लॉस को बचा लूंगी, लॉस नहीं होने दूंगी। तो ये भी क्या है, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, फर्म्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट दोनों ही चीज़ें पता चल गई हैं, तो मैं क्या करूँगी, प्लानिंग उसी अकॉर्डिंगली प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करूँगी अपना। और मैंने रिसोर्सेज भी गैदर कर लिए हैं, टैप कर लिए हैं रिसोर्सेज को भी एनवायरनमेंट से,
और मैंने जो चेंजेस हो रहे हैं मेरे एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को भी चेंज कर लिया है। तो इससे क्या होगा, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इम्प्रूव भी होगी। अगर हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो हम सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारी आज की ही परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन हमारी बहुत सालों तक क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। बहुत सालों तक की, फ्यूचर तक की परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो जाएगी। हम बहुत लॉन्गर पीरियड तक क्या हो जाएंगे, सक्सीड हो जाएंगे बिजनेस में। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं डायमेंशंस, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी 12th क्लास का। इसमें से क्वेश्चन फिक्स्ड है कि आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं, केस स्टडी की फॉर्म में आएगा, इसलिए कंसेप्ट को अच्छे रखना अपने। केस स्टडी में इस तरीके से आएगा कि आपको एक केस स्टडी दे दी जाएगी जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कंपोनेंट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। जो भी फैक्टर हमारे इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जितने भी टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। चाहे आप माइक्रो में पढ़ें, मैक्रो में पढ़ें या इंडियन इको में पढ़ें, वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो इनकम हम कंजम्पशन में लगाते हैं उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। यानी कि जिससे मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती हूँ उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा, वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी का पार्ट है ये। इन्फ्लेशन रेट, हमारी इकोनॉमी में महंगाई आएगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये भी हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। इंटरेस्ट का बढ़ना घटना भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। जीएसटी का आना, इसने भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करा था। डिमोनेटाइजेशन हुआ था, वो उसने भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट किया था। जितने भी फैक्टर हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं वो सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। और जितने भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट आ गया, अगर महंगाई आ गई, प्राइस लेवल बढ़ गया, तो यानी कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। और वो सारे फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से कुछ ना कुछ। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो बिजनेस है वो सारे रिसोर्सेज किससे लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। लेबर हो गया, फाइनेंस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारे के सारे रिसोर्सेज बिजनेस को कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। बिजनेस भी बदले में क्या करता है, एनवायरनमेंट को आउटपुट देता है। ठीक है, तो हमारे सोशल फोर्सेस में क्या क्या आते हैं, जैसे कि कस्टम एंड ट्रेडिशन हो गए। अगर ट्रेडिशन की बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे दिवाली बनाने का ट्रेडिशन है कि हर हिंदुस्तानी हर घर में यहाँ पे दिवाली बनाई जाती है। ठीक है, दिया हर घर में जलता है। तो क्या होता है, जब दिवाली का टाइम आता है तो आप देखते हैं कि क्या हो जाती है, किस किस के बिजनेस ग्रो करने लग जाते हैं। स्वीट्स के बिजनेस, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है दिवाली के टाइम पे, गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना दिवाली के टाइम पे गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं दिवाली के टाइम पे। कपड़े, बहुत नए कपड़े खरीदे जाते हैं दिवाली के टाइम पे। तो ये सारे बिजनेस क्या करने लग जाते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट अगर सोशल ट्रेंड की बात करूँ तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड चल रहा है कि सबको हेल्दी एंड फिट होना है। तो इसके लिए लोगों ने क्या कर दिया, किस चीज़ के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर दी है कि वो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, मिनरल वाटर का यूज़ करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स उसके क्या होते हैं, ऑयल फ्री होते हैं। इन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जिम वगैरह का बिजनेस बढ़ रहा है। तो सोशल ट्रेंड में क्या हो गया, जिस तरीके का ट्रेंड चलता है उस तरीके से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से, सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशन होती है बिजनेस से। नेक्स्ट है वैल्यू। अगर वैल्यूज़ में देखा जाए तो आजकल क्या है, इक्वल स्टेटस है मैन और वुमेन का। तो ये था हमारा सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। टेक्निक से रिलेटेड जो भी जाता है, यानी कि किसी भी तरीके की साइंटिफिक इंप्रूवमेंट या किसी तरीके की इनोवेशन आ रही है, यानी कि नया तरीका प्रोवाइड किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, वो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। नए मैथड या टेक्निक यूज़ करे जा रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो भी हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल टिकट वगैरह, पहले तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर टिकट्स मिलती थी,
लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन बुकिंग हो गई है टिकट की, और हम क्या चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी हो, कैशलेस सोसाइटी हो, तो हम पेटीएम का, फ़ोनपे का, गूगल पे का यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, सारा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, वो सारे हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो बिजनेस पीपल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सकता है हमारे बिजनेस पीपल में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट क्या है, इनस्टेबल है, हर साल गवर्नमेंट बदल रही है, तो क्या होगा, एक बिजनेस पीपल क्या है, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो क्या है, बिजनेस पीपल में एक तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है कि वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं। और अगर इंस्टेबिलिटी है तो वो कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। हमारी गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। पीस इन द कंट्री में क्या होनी चाहिए, शांति बनी होनी चाहिए, किसी तरीके का टेररिज्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंट्री में टेररिज्म आता है तो क्या हो जाता है, नई कंपनी नहीं खुलना चाहती, नई बिजनेस नहीं खुलना चाहते। अगर हम एमएनसीज वगैरह वहाँ पे एंटर नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पीस नहीं है कंट्री में, तो एमएनसीज वगैरह एंटर नहीं होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव टूवर्ड्स बिजनेस, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो भी गवर्नमेंट चल रही है, उसका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस को लेकर के, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या करी, सब्सिडी दी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गारमेंट की प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी। ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस पे। तो क्या है हमारा गवर्नमेंट का, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल एसएसआई की बात चल रही है, कितने बेनिफिट दे रहे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट दे रही है। तो ये भी हमारा पॉलिटिकल फैक्टर में जाता है। नेक्स्ट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में सारा रिलेटेड टू लॉ आता है। पॉलिटिकल और लीगल को कंफ्यूज मत करना। पॉलिटिकल में क्या आते हैं, हमारे जो भी फैक्टर्स गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे पॉलिटिकल्स में आते हैं, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ बनाती है या गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है, वो लीगल में आते हैं। हमारे लॉ से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमारे लीगल में आते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारे पॉलिटिकल में आते हैं। तो देख लीजिए क्या है, लेजिस्लेशंस पास बाय द गवर्नमेंट जो भी लेजिस्लेशंस पास करती है, जैसे कोई भी एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, तो उस एक्ट के थ्रू ही काम होगा। उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, बिजनेस वालों को भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को ही फॉलो करते हुए क्या करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क बनाना होगा। या फिर अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं तो एसेंशियल कमोडिटीज़ को कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपका बिजनेस जहाँ पर है आपको वहाँ के ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब जैसे इंडिया में है तो इंडिया का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस चलाना पड़ेगा। लॉ से रिलेटेड सारे हमारे किस में आते हैं, लीगल में आते हैं। जैसे कि कोर्ट जजमेंट, कोर्ट जो भी जजमेंट पास करेगी वो हमें क्या है, हमारे बिजनेस को फॉलो करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स देंगी वो भी फॉलो करने पड़ेंगे बिजनेस को। तो क्या है हमारा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं लीगल एनवायरनमेंट का क्या है। हमने देखा है कि जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं या सिगरेट की कहीं पर भी ऐड भी चल रही होती है या मूवी के बीच में भी सिगरेट आ जाती है, तो ये एडवर्टीजमेंट आना जरूरी हो जाता है। ये एडवर्टीजमेंट जरूर आती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, क्योंकि ये हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जो आपको एडवर्टीजमेंट अगर देनी भी है सिगरेट या स्मोकिंग की, तो ये आपको टैगलाइन के साथ देनी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ये हमारा लीगल एनवायरनमेंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लॉ ने बना रखे हैं। लॉ के अथॉरिटी मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इशू कर रखा है गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कि अगर किसी भी तरीके का स्मोकिंग का कोई ऐड आएगी तो लिखा होगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। और अल्कोहलिक बिवरेजेस के किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट दूरदर्शन चैनल पे नहीं दिखाई जाएगी। टीवी पे दूरदर्शन चैनल आता है ना, दूरदर्शन पे अल्कोहलिक बिवरेजेस की एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई जाएगी। तो ये क्या है, हमारा लीगल एनवायरनमेंट है कि बिजनेस को भी किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। ये तो हमारा लीगल एनवायरनमेंट। ये तो बात हो गई हमारी कंपोनेंट्स, डायमेंशन और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अच्छे से समझना हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना जिसमें हम केस स्टडी और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वो वीडियो में आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएंगे ये सारे कि किस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। तो आइए आगे करते हैं हम।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लाई थी गवर्नमेंट बिजनेस के लिए, क्या क्या पॉलिसी बनाई थी गवर्नमेंट ने बिजनेस के लिए। देखिए 1991 से पहले ना बहुत रिस्ट्रिक्शन थी बिजनेस पे, बिजनेस इतने फ्री फ्लो में काम नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या लेकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। गवर्नमेंट ने 1991 के बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने बात करी एलपीजी की। हम इसमें बात करने वाले हैं एलपीजी की। क्या होता है एलपीजी? हमारा एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, पहले बिजनेस क्या है, बिजनेस के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कंट्रोल था, उससे फ्री कर दिया। लिबरलाइजेशन में क्या करा, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री को अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। अबॉलिश कर दिए गए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज पे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिसाइड करने के लिए, स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को डिसाइड करने के लिए फ्रीडम दे दी गई बिजनेस को। बहुत सारे टैक्स रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया। अब वो अपने प्राइस खुद फिक्स कर सकते हैं, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइस। बिजनेस को फ्रीडम दे दी गई है कि वो अपने प्राइस को खुद फिक्स कर सकते हैं, और उन्हें फ्रीडम दे दी गई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, यानी कि अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बिजनेस क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर भेज भी सकते हैं और बाहर से ले भी सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन में क्या किया हमने, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो लिबरलाइजेशन में क्या होता है, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज को क्या दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई। सारे अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन से उन्हें फ्री कर दिया गया। किसी तरीके की लाइसेंस रिक्वायरमेंट को अबॉलिश कर दिया गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पे, और उन्हें फ्रीडम दे दी गई है कि वो स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं, और उनके टैक्स रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया, और उन्हें फ्रीडम, बिजनेस को फ्रीडम दे दी गई है कि वो अपने प्राइस खुद फिक्स कर सकते हैं, और उन्हें फ्रीडम दे दी गई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की भी। तो ये था लिबरलाइजेशन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन की, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में नाम से ही आपको पता चल गया कि क्या होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया गया और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर दिया गया। गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा रोल किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। कैसे किया गया ये देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी में 51% शेयर या उससे ज़्यादा प्राइवेट खरीद लेते हैं, तो अल्टीमेट शेयर प्राइवेट का ज़्यादा हो गया, तो कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट में यही होता है, 51% शेयर या उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर खरीद लेते हैं, तो वो कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या कर देता है, अपना शेयर किसको सेल आउट कर देता है, किसको दे देता है, प्राइवेट सेक्टर को दे देता है। प्राइवेट सेक्टर को डिसइन्वेस्ट कर देता है अपना शेयर, तो वो प्राइवेट सेक्टर का शेयर हो जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट में पब्लिक सेक्टर अपना शेयर किसको ट्रांसफ़र कर देता है, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का हो जाता है। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि फ्रीडम दे दिया गया कि ऑल अक्रॉस ग्लोब हम बिजनेस कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें इंटीग्रेशन कर दिया अपनी इकोनॉमी का वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो इसमें क्या क्या लाया गया, एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था। ग्लोबलाइजेशन में हुआ था एबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया था। जब हमें बाहर की कंट्री में कोई भी चीज़ सेल आउट करनी होती है, भेजनी होती है, तो उस पर क्या लगती थी, पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था किसी तरीके का। अब उसे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि फ्री मूवमेंट हो सकती है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की, इन्फॉर्मेशन की। उसके और क्या हुआ हमारा, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी जब हम बाहर से कोई चीज़ परचेज करते थे, कोई टेक्नोलॉजी मंगवाते थे, कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाते थे, उस पर क्या लगती थी, पहले इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करती थी। अब उस इम्पोर्ट ड्यूटी को भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर।
रैशनलाइजेशन और टैरिफ स्ट्रक्चर में क्या हुआ था, टैक्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया गया, उसे रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। टैक्स किस तरीके से बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है उस तरीके से टैक्स के स्ट्रक्चर को बनाया गया। इसमें बेसिकली हमारे टैक्स का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया गया था, रैशनलाइज किया गया था, टैक्स के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया गया था। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में। डीमोनेटाइजेशन जो आपका टॉपिक है वो 2021 बोर्ड्स के लिए ओमिट किया गया था और 2022 के बोर्ड्स के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसलिए हम इसे कर लेते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा वो अपडेट कि ये टॉपिक इंक्लूडेड है या नहीं है, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, ओमिटेड हैं, वो सब हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन जब तक कोई अपडेट नहीं आती हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है? डिमोनेटाइजेशन तो आप लोगों ने लाइव देखा होगा, 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। आप लोगों ने भी देखा होगा, बैंक्स की लाइन में आप लोग भी लगे होंगे इसमें। तो इसमें क्या किया था, 8 नवंबर 2016 को क्या कर दिया था, मोदी जी टीवी पे आए थे, उन्होंने एक धमाका किया था। उन्होंने बोला था कि 500 और 1000 के जो नोट हैं वो अब लीगल टेंडर मनी नहीं माने जाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। उनको क्या कर दिया था, उन्होंने रिप्लेस कर दिया था न्यू करेंसी से। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ओल्ड करेंसी को रिप्लेस कर देते हैं न्यू करेंसी से तो उसे हम डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमारी कंट्री में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशंस नोट्स 500 और 1000। मोदी जी आए थे टीवी पे, उन्होंने बोला था कि 500 और 1000 के नोट्स हैं उनको डिमोनेटाइज कर दिया गया है। डिमोनेटाइज का मतलब है कि उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, वो अब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका कोई भी लीगल एक्सेप्टेबिलिटी, अब उसकी कोई भी लीगल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग 500 and 1000 करेंसी नोट सीज टू बी अ लीगल टेंडर। सीज मतलब रोक दिए गए, अब उसे लीगल टेंडर की तरह कंसीडर नहीं किया गया। लीगल टेंडर का मतलब है जो करेंसी नॉर्मली आपकी कंट्री में एक्सेप्ट की जाती है, एक्सेप्टेबल होती है, उसे हम लीगल टेंडर बोलते हैं। आप किसी को 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का नोट पकड़ाएंगे, ये लीगल टेंडर है। लेकिन पुराने वाले 500 और 1000 रुपये नोट पकड़ा के देखिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, लीगल टेंडर नहीं है, उन्हें रोक दिया गया था। लीगल टेंडर मनी नहीं बोला जाता था उसे, लीगली एक्सेप्टेबल नहीं थी वो करेंसी। अब ठीक है, तो ये था हमारा डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन क्यों करना पड़ा, क्या एम था डिमोनेटाइजेशन को करने का? हमारे यहाँ पर क्या हो गया था, इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, लोग बहुत करप्टेड होते चले जा रहे थे, ब्लैक मनी का बहुत यूज़ कर रहे थे, टैक्स पे नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। और डिमोनेटाइजेशन भी आप देख रहे हैं किसका हुआ, 500 और 1000 का हुआ, क्योंकि इन्हीं 2 डिनोमिनेशन में क्या होते थे, सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी। यानी कि अब देखिए, आपने किसी को, आपने टीवी में भी देखा होगा कि आपने किसी को सुपारी दी है भाई कि मर्डर करना है किसी का, ठीक है, मर्डर करने पे आप 10-10, 20-20, 50-50 के नोट तो नहीं देंगे, आप 500 या 1000 के नोट का यूज़ करेंगे। इसलिए 500 और 1000 के नोट का ही क्या किया गया, डिमोनेटाइज किया गया। देखिए क्या है, काउंटर फीलिंग द यूज़ ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इनका यूज़ किया जा रहा था। जो हाई डिनोमिनेशन नोट थे उसका किसके लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, क्रिमिनल के लिए, इन सब के लिए क्या किया जा रहा था, क्राइम के लिए यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। एंड स्पेशली द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी जनरेटेड बाय इनकम दैट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्स अथॉरिटीज़। और हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट हो गया था। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया होगा, जिस पे टैक्स पे नहीं किया गया उसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं। वो पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट हो गया था और टैक्स अथॉरिटी के सामने डिक्लेयर्ड भी नहीं होता था, गवर्नमेंट को वो पैसा दिखाया नहीं जाता था, बैंक में वो पैसा शो नहीं किया जाता था। वो क्या है, हमारा ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी जो पैसा आप क्या करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने, उसे ब्लैक मनी बोला जाता है। ब्लैक मनी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, डिमोनेटाइज करना पड़ा 500 और 1000 के नोट को। नेक्स्ट इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या हैं डिमोनेटाइजेशन के, देख लीजिए। अब ये ओमिटेड है या नहीं है 2022 के बोर्ड्स के लिए, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये टॉपिक अगर पढ़ लेंगे तो फ़ायदा आपका ही होगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आ जाता है तो थोड़ी सी नॉलेज ही बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा।
एक बात और याद है आप लोगों को, डिमोनेटाइजेशन में क्या किया गया था? डिमोनेटाइजेशन में आप 500 और 1000 के नोट का करोगे क्या? वो वेस्ट तो गए नहीं। डिमोनेटाइजेशन में वो पैसे क्या करेंगे, आप बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं, पर डे आपको 4000 रुपीज़ मिलेंगे, या फिर आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। बैंक में डिपॉजिट कराने का मतलब है अपना सारा पैसा बैंक को दिखाना, जितने भी ब्लैक मनी है बैंक को दिखाना, ठीक है, जिस पर हमने टैक्स भी पे नहीं कर रखा उसको भी बैंक में जाकर के दिखाना, वो सारा पैसा यानी कि गवर्नमेंट को दिखाना, ठीक है। ये था डिमोनेटाइजेशन में। तो अब डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स देख लेते हैं, क्या है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह व्यू किया गया। देखिए कैसे, अब क्या है, जितने भी कैश है हमारे पास, जितने भी लोगों के पास 500 और 1000 के नोट हैं, वो क्या करेंगे, बैंक में जाकर के डिपॉजिट करेंगे, बैंक में जाकर के डिपॉजिट करेंगे या फिर एक्सचेंज कराएंगे उसे न्यू नोट में। जो ब्लैक मनी है उस पर तो उसने टैक्स पे नहीं करा, वो तो गवर्नमेंट को दिख जाएगा। अब गवर्नमेंट को दिख जाएगा बैंक में जाने के बाद, तो क्या होगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस ब्लैक मनी पे टैक्स पे करना पड़ेगा पेनल्टी रेट के साथ। क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी रेट के साथ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यही था हमारा डिमोनेटाइजेशन का पहला फीचर कि इससे क्या हो गया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो इस तरह से इसने क्या करा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर में हेल्प करी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट फीचर है, इट ऑल्सो लेड टू चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या है, जितने भी लोगों के सेविंग्स रखी हुई थी अलमारी में, तिजोरी में छुपी हुई या ब्लैक मनी की फॉर्म में, जिसने भी पैसा इकट्ठा कर रखा था, वो सारा क्या हो गया, बैंक में डिपॉजिट होगा। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे तो सरकार को सारा पैसा दिखेगा कि किसके पास कितना पैसा है, जो कि उन्होंने छुपा के रख रखा था, नहीं दिखाते थे गवर्नमेंट को, बैंक को शो नहीं करते थे, बैंक में डिपॉजिट नहीं करते थे। अब वो सेविंग क्या हो गई, हमारी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चैनलाइज हो गई, कन्वर्ट हो गई, यानी कि अब सारा पैसा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में चला गया। यानी कि अब क्या हो गया, बैंक में डिपॉजिट हो गई, बैंक की डिपॉजिट इंक्रीज हो गई। तो आपको पता है बैंक क्या करती है, बैंक तो सारा पैसा क्या करती है, बैंक सारा पैसा एज अ लोन दे देती है, उस पर इंटरेस्ट लेती है। उस तरीके से क्या हो गया, सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ एम टू क्रिएट लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। इसका एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का, कि हमारी जो इकोनॉमी है कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, कैश लाइट इकोनॉमी बन जाए, यानी कि पैसों की जगह किसका यूज़ किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। टेक्नोलॉजी यानी कि हम लोग जैसे कि अब रुपे कार्ड्स, डेबिट कार्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या फिर फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह यूज़ करने लग गए हैं। कैश ट्रांजेक्शन को डिक्लाइन कर दिया इसने एकदम से, और डिजिटल ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर दी डिमोनेटाइजेशन में। आप लोगों ने देखा था ना, जब डिमोनेटाइजेशन आया था तो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट हमारी पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू स्टार्ट हो गई थी, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई थी, हमारा डिजिटल इंडिया बन गया था। नेक्स्ट है हमारा, इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। डिमोनेटाइजेशन ने टैक्स कंप्लायंस को भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करी थी। कैसे हेल्प करी थी, अब जितने भी आपको पता ही है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ा, कोई भी टैक्स इवेजन नहीं कर सकता। टैक्स इवेजन का मतलब होता है हमारा कि कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता। अब जितने भी पैसे वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे उतना बैंक को दिखेगा पैसा, उस पर उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इवन कितने ने तो पेनल्टी रेट के साथ टैक्स दिया, तो क्या हो गया, इससे हमारा टैक्स इवेजन डिक्रीज हो गया, यानी कि टैक्स की चोरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब सबको टैक्स देना पड़ता है, जितनी इनकम पे उसका टैक्स लगता है उसे वो पे करना पड़ता है। तो ये थे हमारे फीचर्स डिमोनेटाइजेशन के। नेक्स्ट देख लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो हम लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस पढ़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब के बारे में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ पे, ये देख लेते हैं। अब पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन। हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री को क्या मिल गई, बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई बिजनेस करने की। तो इससे क्या हो गया, अब क्या हो गई, अगर मान लो कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एबॉलिश हो गई, हमने पढ़ा था ना लिबरलाइजेशन में कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एबॉलिश हो गई। अब हम ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। तो इससे क्या हो गई, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी एंट्री कर सकती हैं। अब मल्टीनेशनल कंपनी एंट्री कर सकती है तो वो नए नए प्रोडक्ट के साथ एंट्री करेगी, वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, हमारी मार्केट को और डाइवर्सिफाई कर देगी, और ज़्यादा बढ़ा देगी।
हमारे इंडियन फर्म के न्यू सब्स्टिट्यूट लॉन्च कर देगी, तो एमएनसीज आ जाएंगी मार्केट में। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एमएनसीज बाहर की कंपनीज है, बाहर की कंपनीज आएंगी तो वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करेंगी, टेक्नोलॉजी का अच्छी करेंगी, वेल डेवलप्ड कंपनीज होंगी, तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा इंडिया में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था वो क्या पड़ा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एमएनसीज एंटर करेंगे अपने नए प्रोडक्ट के साथ, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी, तो उससे क्या हो जाएगी, कस्टमर्स को भी क्या मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस मिल जाएगी, चॉइस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, तो कस्टमर्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मार्केट ओरिएंटेशन। 1991 से पहले जो हमारी मार्केट है ना, वो कैसी होती थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट होती थी। ये आप पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे मार्केटिंग में, कि पहले क्या होता था कि पहले प्रोडक्शन हो जाती थी, जो चीज़ प्रोड्यूस हुई वो हम मार्केट में सेल के लिए ले आते थे। पहले प्रोडक्शन होती थी, प्रोड्यूस कर दिया जाता था, फिर मार्केट में सेल के लिए ले आते थे। लेकिन 1991 के बाद जब एमएनसीज एंटर हो गई, बहुत सारी फ्रीडम मिल गई बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़ को, तो क्या हो गया, हमारी जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट हो गई है। यानी कि पहले कंज्यूमर के नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि जहाँ पे पहले प्रोड्यूसर को किंग माना जाता था मार्केट का, अब क्या हो गया, कंज्यूमर किंग बन गया मार्केट का। पहले कंज्यूमर के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। जब बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आएंगी तो वो एक वेल डेवलप्ड टेक्निक्स के साथ आएंगी, टेक्निक का यूज़ करेंगी, तो इससे क्या होगा, हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। इंडिया की कंपनी को भी उनको कम्पीट करने के लिए, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी फॉर चेंज। देखिए, जो 1991 से पहले क्या होती थी, हमारी फर्म क्या होती थी, स्टेबल पॉलिसी और प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी। उनके पास स्टेबल, मतलब उनकी जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस होती थी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती थी। लेकिन अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, नेसेसिटी फॉर चेंज होने की ज़रूरत, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन्हें चेंज होने की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें रिसर्च करते रहना पड़ेगा, डेवलपमेंट देखनी पड़ती है, R&D करते रहना पड़ेगा, इनोवेशन लानी पड़ेगी अपने बिजनेस में, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। हमारा जो प्रोडक्शन का मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। बिजनेस में जो मेजर पार्ट होता है वो किसके हाथों में होता है, ह्यूमन रिसोर्स के हाथों में होता है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है या रिसर्च में हेल्प करता है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा, इफेक्टिव होना पड़ेगा, इफेक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा। यानी कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप होना पड़ेगा इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। बिजनेस को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। टेक्निक्स के साथ यूज़ करना उसे आना चाहिए, न्यू इनोवेशन यूज़ करनी उसे आनी चाहिए। तो ये क्या था हमारा नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। तो इम्पैक्ट भी ख़त्म होते हैं हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक आपका रह गया हो तो वो NCERT में से पढ़ लेना। मैंने पूरा चैप्टर इसी में कवर करने की पूरी कोशिश करी है। अगर कोई टॉपिक रह जाता है, आपको समझ नहीं आता, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये टॉपिक आप लोगों को नहीं आया है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी MCQ एंड केस स्टडीज़ के फॉर्म में, तो उसे ज़रूर देखना। आपकी इसी चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। MCQ और केस स्टडी ज़रूर पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड्स में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।